नमस्कार दोस्तों, रशिया ने और उत्तरी कोरिया ने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है, एक बहुत बड़ा समझौता किया है और इस समझौते का नाम है डिफेंस पैक्ट। एक सैन्य समझौता किया है। अगर किसी देश ने रूस के ऊपर आक्रमण किया तो तुरंत सहायता करने के लिए उत्तरी कोरिया आएगा, उत्तरी कोरिया रूस की तरफ से लड़ेगा। अगर किसी देश ने उत्तरी कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया तो तुरंत सहायता के लिए रूस आएगा और रूस उत्तरी कोरिया की तरफ से लड़ेगा। इतना बड़ा समझौता किया है। 24 साल के कार्यकाल में जब से पुतिन रशिया के राष्ट्रपति बने तब से लेकर अब तक पहली विजिट है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया में पहली विजिट करने के लिए आए हैं, पहली बार वो आए हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर या तानाशाह कह सकते हो, यह है किम जोंग उन और रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। तो वाई द रशियन नॉर्थ कोरिया पैक्ट इज बिग डील। बिग डील क्यों है ये? क्योंकि एक डिफेंस पैक्ट है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है ये। रशिया एंड नॉर्थ कोरिया साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। एक ऐसा डिफेंस पैक्ट, एक ऐसा समझौता जो बहुत पावरफुल है। एक देश के ऊपर यदि कोई आक्रमण करता है तो दूसरा देश उसकी सहायता करने के लिए तुरंत आएगा, उसकी तरफ से लड़ेगा, चाहे मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन दोस्त की शान जरूर बढ़ाएगा। इतना बड़ा ये एग्रीमेंट है। और ये तो 19 तारीख की मैं आपको बात बता रहा हूं और 20 तारीख को एक दिन बाद पुतिन वियतनाम में भी पहुंच गए और वियतनाम में पहुंच कर इन्होंने एक समझौता किया है। वियतनाम के साथ इन्होंने एनर्जी और सिक्योरिटी के लिए समझौता किया है। अपने आप में यह समझौता भी बहुत पावरफुल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। अगर इसको हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो यह समझौता बहुत पावरफुल है। यह भी एनर्जी के लिए और सिक्योरिटी के लिए किया गया है वियतनाम के प्रेसिडेंट के साथ। यह है वियतनाम के प्रेसिडेंट तोलाम। ठीक है, तो 19 तारीख को नॉर्थ कोरिया के साथ एक समझौता किया जाता है, डिफेंस पैक्ट किया जाता है और 20 तारीख को वियतनाम पहुंच जाते हैं। वहां पर एनर्जी और सिक्योरिटी से संबंधित एक बहुत बड़ा समझौता करते हैं। रशिया और यूक्रेन वार को देखते हुए पुतिन ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि तीसरा वर्ल्ड वार कभी भी हो सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज बार बार रशिया को धमकी दे देते हैं कि या तो यूक्रेन से बाहर निकलो वरना हम आपके ऊपर कभी भी आक्रमण कर देंगे। तो रशिया और यूक्रेन के वॉर को देखते हुए और रूस के इतिहास में पहले तो यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर के टूटने के बाद यूएसएसआर के और नॉर्थ कोरिया के अच्छे संबंध हुआ करते थे। यूएसएसआर के टूटने के बाद 15 देश बनने के बाद उसमें से जो सबसे बड़ा देश बनता है वो रूस बनता है। रूस ने तो पहली बार नॉर्थ कोरिया के साथ इतना बड़ा संबंध बनाया है और पुतिन की तो ये नॉर्थ कोरिया में पहली अपनी विजिट है। इससे पहले पुतिन नॉर्थ कोरिया में 24 साल के इतिहास में कभी भी नहीं आए हैं और चीन के लिए तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एक चिंता का विषय है। क्यों है ये चिंता का विषय, अभी मैं आपको समझाता हूं। तो क्या है इस समझौते का मतलब, क्यों ये समझौता हुआ है, क्या नॉर्थ कोरिया और यूएसएसआर का इतिहास रहा है। और ये आपको पता है कि सरफिरा है, न्यूक्लियर पावर से लेस देश है, न्यूक्लियर पावर से संपन्न देश है और इसके ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे आरोप है। यहां पर ये सुप्रीम लीडर है, एक तरीके से तानाशाह है और कभी भी किसी भी वक्त किसी भी देश के ऊपर मिसाइल चला दे कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसएसआर ये चाहता था कि ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट कंट्री बने, एक साम्यवादी देश बने। आपको पता है कि चाइना भी साम्यवादी देश है, नॉर्थ कोरिया भी साम्यवादी देश है ना, रशिया भी साम्यवादी देश है, वियतनाम भी साम्यवादी देश है। ये सारे के सारे कम्युनिस्ट कंट्री है, यहां पर साम्यवादी विचारधारा को फॉलो किया जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सोवियत यूनियन ऐसा चाहता था कि ये जो कोरिया है ना, कोरिया के अंदर वो कम्युनिस्ट रिजीम का शासन करना चाहता था, साम्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता था। फिर आपको पता है कि कोरियन वॉर शुरू हो जाता है और कोरियन वॉर के अंदर यूएसएसआर ने सहायता की नॉर्थ कोरिया की। कोरियन वॉर कब स्टार्ट हो जाता है? कोरियन वॉर स्टार्ट हो जाता है 25 जून 1950 को। 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया। उत्तरी कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया। किस तारीख को? 25 जून 1950 को। और 1953 में समझौता हो गया और युद्ध रुक गया। नॉर्थ कोरिया को सहायता किस किसने की थी? नॉर्थ कोरिया की सहायता की थी चाइना ने और सोवियत यूनियन ने, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला देश बन गया था। तो चाइना ने और सोवियत यूनियन ने इसकी सहायता की थी। और साउथ कोरिया जहां पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसकी सहायता किसने की थी? अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने, कनाडा ने, फ्रांस ने। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है जो लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, इन्होंने तो साउथ कोरिया को अपना समर्थन दिया था, उसकी तरफ से लड़े थे। और नॉर्थ कोरिया जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, उसकी सहायता चाइना ने और सोवियत यूनियन ने की थी। ये कोरियन वॉर है। तो मैं वही आपको बता रहा था
कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये जो कोरिया नाम का पेनिनसुला है, इस कोरिया नाम की जगह को यूएसएसआर चाहता था कि यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने। उसके बाद में कोरियन वॉर के अंदर इन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया? नॉर्थ कोरिया को। और नॉर्थ कोरिया का जो उस समय सुप्रीम लीडर था, और एक तरीके से आप इसको नॉर्थ कोरिया का संस्थापक या फाउंडर भी कह सकते हैं, किम सेकंड सुंग, किम जोंग उन के दादाजी है। अभी जो मैं आपको बता रहा था किम जोंग उन, ये जो किम जोंग उन है इनके दादाजी हैं ये। तो यहां पर देखो किम सेकंड सुंग की सहायता की, ठीक है। उसके बाद में यूएसएसआर ने इसकी सहायता की, चाइना ने इसकी सहायता की। इसको करने के बाद एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, फिर लगभग 10 साल बाद, है ना, 10 साल बाद जब उत्तरी कोरिया के अंदर साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई, उसके बाद में यूएसएसआर ने और नॉर्थ कोरिया ने एक एग्रीमेंट किया जिसको कहा जाता है रूसो नॉर्थ कोरिया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। 1961 में समझौता किया गया यूएसएसआर और नॉर्थ कोरिया के बीच में, और इसका नाम है रूसो नॉर्थ कोरिया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। इसमें वेपन या डिफेंस शामिल नहीं था, और अब इसमें वेपन या डिफेंस शामिल कर लिया गया और कुछ ज्यादा ही शामिल कर लिया गया। अब तो इतना कुछ लिख दिया गया है, इसी को अपडेट किया गया है। 1961 वाले समझौते को थोड़ा अपडेट किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक यूएसएसआर था तब तक नॉर्थ कोरिया और यूएसएसआर के अच्छे संबंध थे। फिर यूएसएसआर 1991 में 15 देशों में टूट गया, और उसके बाद में रूस ने कुछ ज्यादा संबंध नॉर्थ कोरिया के साथ में रखे नहीं, और पहली बार, है ना, रूस बनने के पहली बार रूस का कोई बड़ा लीडर नॉर्थ कोरिया में आया है और इस संधि को अपडेट करवाने के लिए आया है। इसमें अब म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी शामिल हो गया कि एक देश के ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो दूसरे देश के ऊपर आक्रमण अंजामा जाएगा, दोनों एक दूसरे की युद्ध की स्थिति में सहायता करेंगे। भरपूर मित्रता हो गई है। उसके बाद थोड़ा आगे समझते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ रूस ने समझौता किया है, डिफेंस पैक्ट शामिल किया है, एक देश के ऊपर युद्ध तो दूसरे देश के ऊपर युद्ध माना जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, एक ट्रीटी है जिसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSTO भी कहा जाता है ना। इसमें वो 6 देश शामिल है जो यूएसएसआर का भाग हुआ करते थे। अब तो ये अलग अलग हो गए हैं। 1991 में आपको पता है कि यूएसएसआर टूट गया है 15 देशों में। उसके जो 6 देश है यूएसएसआर का कभी हिस्सा हुआ करते थे, ये 6 देश कौन कौन से? आर्मेनिया, बेलारस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, है ना। इन 6 देशों का एक ग्रुप है। इसमें से किसी एक देश के ऊपर अगर अटैक कर दिया किसी ने तो सारे के सारे देश टूट कर पड़ेंगे। एक देश के ऊपर भी अगर अटैक कर दिया तो सारे के सारे देश इसके ऊपर टूट के पड़ेंगे। तो एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है ना। ये एक सैन्य ग्रुप है। एक देश के ऊपर अटैक तो बाकी सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। देखो, इस ग्रुप को पहले तो 1992 में बनाया गया था। इसको 1992 में बोला जाता था यूनिफाइड आर्म्ड फोर्सेज। फिर 14 फरवरी 1992 को इसको बोला गया यूनिफाइड आर्म्ड फोर्सेज। फिर 15 मई 1992 को इसका नाम बदल दिया गया, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी रख दिया गया। और फिर 7 अक्टूबर 2002 को इसका नाम बदलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO रख दिया गया। और यह सुनने के बाद आपको एक फीलिंग आ रही है नेटो वाली। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा ही एक ग्रुप है जो 1999 में बनाया गया था, और यह 32 देशों का ग्रुप है, जिसमें से 2 तो नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, कनाडा और अमेरिका, और बाकी 30 देश यूरोप के देश हैं। तो ये 32 देशों का ग्रुप है। इसमें भी आपको यही पता है एक्चुअल में ये इसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। जब 1949 में अमेरिका और अमेरिका के द्वारा यूरोप के बहुत सारे देशों को मिलाकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई, एक ग्रुप बना दिया गया, इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। एक देश के ऊपर आक्रमण, बाकी अन्य सभी देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। रशिया और यूक्रेन का वार होने की वजह भी नेटो ही है, आपको पता है, ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका। इसको काउंटर करने के लिए रशिया ने 6 देशों का ग्रुप बनाया है। ये वही देश है जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, और इसको काउंटर करने के लिए ये वाला एक ट्रीटी बनाई है। तो ये दोनों आपस में काउंटर करने के लिए बनाए हुए हैं। ये 1949 में बना था नेटो, और ये 1992 में बनाया गया था। इसके अलावा अमेरिका ने एशिया पैसिफिक रीजन, अभी मैं आपको बता रहा था, एशिया पैसिफिक रीजन इसको कहते हैं, प्रशांत महासागर है और एशिया महाद्वीप है। एशिया पैसिफिक रीजन के 6 देशों के साथ भी अमेरिका ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट शामिल कर रखा है। इन देशों के ऊपर अगर आक्रमण करेगा कोई तो ये अमेरिका के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। वो 6 देश कौन कौन से हैं? साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड और फिलीपींस। इसलिए
चाइना चिढ़ता है बार बार, क्योंकि ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है यहां पर 6 देशों के साथ में अमेरिका ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट शामिल कर रखा है। ये है भले छोटे छोटे, लेकिन इनमें से किसी के ऊपर भी आक्रमण कर दिया तो ये अमेरिका के ऊपर आक्रमण आ जाएगा और अमेरिका टूट कर पड़ने वाला है। ये जो नेटो है, नेटो का मेंबर तो अमेरिका है ही, इसके अलावा 6 देशों के साथ और उसने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट शामिल कर रखे हैं, साइन कर रखे हैं। अच्छा, रशिया ने हमारे साथ भी एक समझौता किया था, आपको पता है। देखो, रशिया ने पहली बार हमें ऑफर किया था 1969 में। रशिया ने 1969 में हमें कहा था कि आप और हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए। उस वक्त इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, इंदिरा गांधी को जरूरत महसूस नहीं हुई। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश को आज़ाद कराने की बात चल रही थी, उस टाइम पे इंदिरा गांधी को उसकी जरूरत महसूस हुई। और अगस्त 1971 में इंदिरा गांधी ने यह पैक्ट साइन कर लिया था, जिसको बोला जाता है इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जो कि अगस्त 1971 में सोवियत यूनियन और भारत के बीच में हुआ था। और इसी का परिणाम है कि सोवियत यूनियन बचाव में आया, हमारी रक्षा की और हमारा सच्चा मित्र बन गया, पक्का मित्र बन गया, जिसका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस कड़ी के अंदर। अब ये चाइना के लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्यों है, अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा। यह है एशिया पैसिफिक रीजन, और चाइना के लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्यों है। देखो, यहां पर ये तो है नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के साथ में रशिया ने डिफेंस पैक्ट कर लिया, और ऐसा डिफेंस पैक्ट जिसमें एक दूसरे की सहायता करेंगे, युद्ध की स्थिति में तुरंत टूट कर पड़ेंगे। तो यहां पर अब अमेरिका थोड़ा अलार्म हो जाएगा। अमेरिका यहां पर डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश करेगा, अपनी सेना या अपनी आर्मी या नेवी फोर्स को यहां पर चाइना के आसपास घेरा डालने की कोशिश करेगा, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इस रीजन में। तो अमेरिका अब यहां पर धीरे धीरे आर्मी, सेना, एयरफोर्स को बढ़ाएगा, क्योंकि दो बड़े देश जो कि कम्युनिस्ट कंट्री, साम्यवादी देश है, न्यूक्लियर पावर से संपन्न है, और एक तो उनमें से ऐसा है जो बिल्कुल पागल है, वो कभी भी किसी के ऊपर मिसाइल चला सकता है। तो इसको बचने के लिए चाइना के अब आसपास के रीजन की घेराबंदी होने वाली है। दूसरा, ये ऐसा ही हो रहा है जैसे आपने कोल्ड वार का नाम सुना होगा, कोल्ड वार या शीत युद्ध। कोल्ड वार, शीत युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अमेरिका और रूस के बीच में कोल्ड वार या शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। पहले तो यूएसएसआर हुआ करता था, तो आप कह सकते हैं अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे पहले तो चाइना किसके साथ था? अमेरिका के साथ था। लगभग 1970 तक, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से लेकर लगभग 1970 तक चाइना अमेरिका के पाले में था, और 1970 के बाद में चाइना रूस के पाले में चला गया था। और अब भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। अब चाइना के बीच में और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार चल रहा है, और इस स्थिति में चाइना का जो जस्ट बगल वाला देश है उसने एक डिफेंस पैक्ट शामिल कर लिया, किसके साथ? रशिया के साथ। तो ये फिर ये चाइना की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाएगा, चाइना की सुरक्षा को खतरा पहुंचाएगा। वो अलग बात है कि आपस में मित्र देश है, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी चाइना की सिक्योरिटी को यहां पर खतरा है, क्योंकि चाइना ने खुद ने ऐसा बड़ा एग्रीमेंट किसी देश के साथ नहीं कर रखा है, क्योंकि चाइना को अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं खुद ही देख लूंगा, किसी दूसरे देश के साथ में किसी प्रकार का समझौता करने की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी कड़ी में मैं आपको बता देता हूं कि किम जोंग उन ने और व्लादिमीर पुतिन ने खूब तो दारू पानी पी है, खूब खाना खाया है, उसके बाद राइड की है, कार में बैठे हैं और घूमे हैं, है ना। पहले आप भी बोला है आपस में कि पहले आप चलाओ, ठीक है। और जिस गाड़ी में घूमे हैं उस गाड़ी को पुतिन ने गिफ्ट भी कर दिया है किम जोंग उन को। यह गाड़ी बहुत महंगी है और ये रशिया के अंदर बनती है। इसका नाम है लिमोसाइन। लिमोसाइन एक बुलेट प्रूफ कार है, बहुत ही पावरफुल कार है। ये छोटी मोटी मिसाइल के अटैक को भी झेल सकती है, छोटी मोटी मिसाइल के अटैक को झेल सकती है, बॉम्ब को झेल सकती है, आर्टिलरी को झेल सकती है। बुलेट प्रूफ की कार है ये, बहुत पावरफुल और बहुत ही सख्त कार है। इसके अंदर चादर चढ़ा दी जाती है। कांच तो बुलेट प्रूफ है ही, जैसे इसके ऊपर गोली का अटैक होता है, इसके ऊपर अंदर से चादर चढ़ जाती है बुलेट प्रूफ चाक के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर जो गुब्बारे हैं जो सुरक्षा करते हैं वो तो अलग है, और ये सारी की सारी ऑटोमेटिक है। एक स्विच दबाते ही अपने आप अपने हिसाब से चलने लगती है। बस आप इसमें एक बार रूट फिक्स कर दो, अपने आप ये दौड़ने लगेगी जैसे मूवी में होता है। तो ये कार पुतिन ने घूमने के बाद किम जोंग उनको गिफ्ट भी दे दी है। अच्छा, किम जोंग उन ने फिर कुत्ता गिफ्ट किया है पुतिन को। किम जोंग उन ने पुतिन को कुछ ना कुछ तो देना ही है भाई, आपस में दोस्त है, तो कुत्ता भेंट किया है। पहले तो घोड़ों की राइड भी की है इन लोगों ने, घोड़ा भी दिया है, 2-4 घोड़े भी दिए हैं पुतिन को, और एक कुत्ता भी दिया है जो फेवरेट कुत्ता किम जोंग उनका हुआ करता था। अब इस मसले पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि रसिया एनर्जी के मामले में बहुत आगे है ना, ऑयल और नेचुरल गैस के मामले में बहुत आगे है। तो एनर्जी के सेक्टर में समझौता हुआ है वियतनाम के बीच में और रसिया के बीच में। दूसरा सिक्योरिटी का कौन सा? मिसाइल के
की टेक्नोलॉजी में आपस में आदान प्रदान की जाएगी। जैसे हम लोग रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं ना, वैसे वियतनाम और रशिया मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी को साझा करेगा। आपस में युद्ध की स्थिति में, है ना, अगर हो जाए तो एक दूसरे की युद्ध में सहायता करेंगे, एक दूसरे को हथियार पहुंचाएंगे, वेपन वगैरह देंगे। तो सिक्योरिटी के पर्पस से भी किया गया है और एनर्जी के पर्पस से भी मेंटेन किया गया है। यह है तोलाम। तोलाम कौन है? वियतनाम के प्रेसिडेंट है। ये कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन कौन है? रशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो चाइना ने एक पंथ दो काज कर लिए। पहला डिफेंस पैक्ट नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के साथ किया और दूसरा सिक्योरिटी का पैक्ट वियतनाम के प्रेसिडेंट तोलाम के साथ किया। और यह पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ भी जाता है, एटलीस्ट वो देश तो होंगे ही जो देश के साथ रशिया ने डिफेंस पैक्ट कर रखा है। अभी मैंने आपको 6 देशों का नाम बताया था। इनके अलावा ईरान के साथ कर रखा है, वियतनाम के साथ कर रखा है, वेनेजुएला के साथ कर रखा है, बहुत सारे अन्य देशों के साथ भी उन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट कर रखा है। डिफेंस पैक्ट तो बहुत पावरफुल होता है, इसमें तो एक के ऊपर अटैक करते दूसरे को लड़ने आना पड़ता है। सिक्योरिटी पैक्ट का मतलब होता है कि आपको टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, उनको साझा किया जाएगा, हथियार वगैरह दिए जाएंगे युद्ध की स्थिति में, और अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है तो युद्ध में भी कूदना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।